क्या कभी किसी ने सोचा है कि किसी घर के उत्तर पूर्व कोने में थूकी हुई एक साधारण सी कील और इंसान के मस्तिष्क का वो हिस्सा जो बोलना सिखाता है, क्या ये दोनों एक ही वैज्ञानिक नियम से जुड़े हो सकते हैं? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है। मतलब आमतौर पर दुनिया को अलग-अलग खानों में बांटकर देखने की आदत होती है सबकी। बिल्कुल। जैसे वास्तुकला यानी ईंट पत्थर और दिशाओं का विज्ञान एक अलग फाइल है, और मस्तिष्क का जीव विज्ञान यानी न्यूरोलॉजी बिल्कुल अलग फाइल है। हाँ, और ब्रह्मांडीय समय या अंतरिक्ष की गणना तो पूरी तरह से एक तीसरी ही अलमारी का हिस्सा लगती है। सही कहा। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में इस हम जिस रहस्यमयी और असीम ऊर्जा सिद्धांत को खोलने जा रहे हैं, वो इन सभी दीवारों को घिरा देता है। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जो सोर्सेज हैं, उनका विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। असल में मानव मन को चीज़ों को अलग-अलग करके श्रेणियों में बांटकर देखने में बड़ी सुविधा होती है। हम्म। इससे एक तरह की मनोवैज्ञानिक तसल्ली मिलती है कि दुनिया एक व्यवस्थित जगह है। लेकिन जब हम प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के कुछ बहुत ही विशिष्ट अनुसंधानों का एक साथ विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि ये पूरी सृष्टि एक ही फ्रैक्टल ज्योमेट्री की तरह काम करती है। मतलब जो नियम ब्रह्मांड के विशालतम स्तर पर लागू होता है, वही नियम एक कोशिका के भीतर भी काम कर रहा होता है ना? बिल्कुल वही नियम। और आज की हमारी इस चर्चा का केंद्र बिंदु ठीक यही है। हम अदिति नामक एक अत्यंत प्राचीन और अखंड ऊर्जा स्वरूप का विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये ऊर्जा क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये ऊर्जा काम कैसे करती है। कैसे एक ही वैचारिक ऊर्जा हमारे घर के मुख्य द्वार के वास्तु से लेकर हमारी तंत्रिकाओं यानी नर्व्स के काम करने के तरीके तक को गहराई से नियंत्रित करती है। हाँ, और ये कोई साधारण दार्शनिक विचार नहीं है। ये अंतरिक्ष, मन और चेतना का एक प्रामाणिक और लागू होने वाला विज्ञान है। इस असीम चेतना को समझने के लिए इसके शाब्दिक अर्थ से शुरुआत करना सबसे सटीक होगा। शाब्दिक अर्थ? हाँ, प्राचीन व्याकरण के अनुसार अदिति शब्द के मूल में धी धातु है, जिसका अर्थ होता है काटना या बंधना। अच्छा। और जब इसके आगे आ उपसर्ग लग जाता है, तो इसका अर्थ बनता है जिसे काटा ना जा सके या जिसे किसी सीमा में बांधा ना जा सके। यानी एक ऐसी ऊर्जा जो पूरी तरह से अखंड है, जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है जो मैंने इस सामग्री में पढ़ी। अक्सर प्राचीन कथाओं में हर ऊर्जा या देवी देवता का अपना एक वाहन होता है, जिस पर बैठकर वो यात्रा करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस अजेय शक्ति, इस असीम ऊर्जा का कोई वाहन ही नहीं है। इसे बिल्कुल अश्वहीन या बिना किसी सवारी के बताया गया है। अब एक शक्ति जो असीम है, वो बिना गति के कैसे हो सकती है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही तार्किक है। गति या वाहन की आवश्यकता किसे होती है? उसे जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना हो। ओह! हाँ, लेकिन जो ऊर्जा पहले से ही ब्रह्मांड के कण-कण में, हर दिशा और हर समय में एक समान रूप से विद्यमान है, उसे कहीं आने जाने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता ही क्यों होगी? ये तो वैसी बात हो गई कि आकाश को कहीं यात्रा करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब कुछ उसी के भीतर मौजूद है। सटीक उदाहरण भौतिकी में जिसे हम यूनिफाइड फील्ड कहते हैं, ये कुछ वैसा ही है। ये ऊर्जा केवल एक अमूर्त विचार नहीं है। ये सृष्टि का भौतिक कारण और सक्रियकरण दोनों है। इसका मतलब है कि ये वो कच्चा माल भी है जिससे सब कुछ बना है, और वो सक्रिय शक्ति भी है जो इस निर्माण को चला रही है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। इस असीम चेतना की तुलना एक ऐसी दिव्य और अभेद्य नौका से की गई है जिसमें 100 पतवारें लगी हुई हैं। 100 पतवारें? हाँ, 100 पतवारें। ये नौका पूरी तरह से दोषारहित है और मनुष्य को अज्ञान, झूठ और अहंकार के तूफानी समुद्र से सुरक्षित निकालकर परमानंद के तट तक पहुंचाती है। लेकिन यहाँ 100 पतवारें सिर्फ एक काव्यात्मक कल्पना नहीं लगती। क्या इसका कोई और मतलब भी है? हाँ, ये एक बहुत ही फंक्शनल रूपक है। 100 पतवारों का मतलब है हर दिशा में नियंत्रण। अगर इसे मानव मस्तिष्क के संदर्भ में देखें, तो ये 100 पतवारें हमारे मस्तिष्क की अनगिनत न्यूरल पाथवेज या तंत्रिका मार्गों की तरह हैं, जो हमारी चेतना को दिशा देते हैं। अच्छा, तो जब कोई नाव 100 पतवारों से चलती है, तो उसका संतुलन अभेद्य होता है? बिल्कुल। और ये शक्ति मनुष्य को उसके पापों या मानसिक बंधनों से
काटकर मुक्त करती है। यहाँ पाप का अर्थ कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये वो संकीर्ण और सीमित न्यूरल पैटर्न्स हैं जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकते हैं। मतलब ये ऊर्जा उन पुरानी रस्सियों को एक झटके में काट देती है। ये बात सचमुच सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने इस तंत्रिका विज्ञान को दार्शनिक रूपकों में पिरोया था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक ही भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था। दुनिया की एक अन्य प्राचीन और महान सभ्यता, मिस्र की सभ्यता की देवी के साथ भी इसकी बिल्कुल सटीक समानता मिलती है। मिस्र की देवी। हाँ, उनके मंदिर पर लिखा था, मैं वो सब हूँ जो था, है और होगा, और कोई भी नश्वर मेरा घूंघट नहीं उठा सकता। क्या बात है! ये असीमता का एक सार्वभौमिक अनुभव लगता है। और जब भी इस असीम ऊर्जा का या इस ब्रह्मांडीय संतुलन का कोई भी हिस्सा डगमगाता है, तो ये होम्योस्टेसिस यानी स्वनियमन की तरह काम करती है। जैसे कोई थर्मोस्टेट खुद को ठीक कर लेता है। ठीक वैसे ही पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि जब शक्तियों का संतुलन बिगड़ा, तब इसी मातृ ऊर्जा ने एक विशेष अवतार यानी वामन अवतार के माध्यम से उस खोए हुए साम्राज्य और संतुलन को पुनः स्थापित किया। ये इस बात का प्रमाण है कि ये ऊर्जा सिर्फ सृजन करके रुक नहीं जाती, बल्कि एक सक्रिय प्रणाली की तरह लगातार व्यवस्था को सुधारती रहती है। बिल्कुल। और क्योंकि ये ऊर्जा असीम और अखंड है, इसलिए जो नियम ब्रह्मांड के पैमाने पर लागू होता है, वही नियम हमारे घर की चारदीवारी पर भी लागू होना चाहिए। तो आइए इस दार्शनिक असीमता से भौतिक यथार्थ की ओर चलते हैं। घर की वास्तुकला में ये ऊर्जा कैसे काम करती है, मैं बहुत उत्सुक हूं ये जानने के लिए। देखिए, भौतिक स्थानों के निर्माण में वास्तु विज्ञान एक बहुत ही सुव्यवस्थित मंडल का उपयोग करता है, जिसमें 81 यानी 81 पद या वर्ग होते हैं। अच्छा, 81 पद। हाँ, ये मंडल ऊर्जा के अलग अलग घनत्व को दर्शाता है। इस 81 पदों वाले मंडल में ये अखंड ऊर्जा उत्तर दिशा की बाहरी पंक्ति में ठीक 7वें स्थान पर निवास करती है। 7वें स्थान पर, और ये जगह उत्तर पूर्व दिशा के पास होती है ना, जिसे ईशान कोण कहा जाता है। बिल्कुल वही। इसे जन्म के देवताओं का क्षेत्र माना गया है, यानी ये किसी भी भौतिक स्थान में चेतना और सृजन का मूल स्रोत है। रुकिए, यहाँ थोड़ा तार्किक रूप से सोचते हैं। क्या सच में घर के किसी एक हिस्से में होने वाले मामूली बदलाव या वहाँ सिर्फ एक कील ठोक देने से निवासियों के मानसिक स्वास्थ्य पर इतना बड़ा असर पड़ सकता है? ये संदेह होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे समझने के लिए एक घर को सिर्फ ईंट और सीमेंट के निर्जीव ढांचा मानना बंद करना होगा। तो फिर उसे क्या माना जाए? वास्तुकला विज्ञान में घर को एक रेजोनेंट कैविटी या एक जीवंत ज्यामितीय शरीर माना गया है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जा तरंगों के साथ प्रतिक्रिया करता है। अच्छा। अब यदि इस विशिष्ट 7वें पद पर घर का मुख्य प्रवेश द्वार बना दिया जाए, तो स्रोत बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं। कैसी चेतावनी? और इसका सीधा और बेहद नकारात्मक प्रभाव घर की महिलाओं के चरित्र और पूरे परिवार की मानसिक शांति पर पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पढ़ चेतना का सबसे संवेदनशील और सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी वाला बिंदु है। मतलब ये है कि घर के उस चेतना केंद्र पर भारी दरवाजे पटकने या अत्यधिक हलचल जैसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारी गतिविधि उस सूक्ष्म ऊर्जा के प्रवाह को दूषित कर देती है। सटीक विश्लेषण। इसीलिए इस विशिष्ट पड़ को छोड़कर इसके आसपास के अन्य पदों को मुख्य द्वार बनाने के लिए अधिक शुभ माना गया है, ताकि मूल ऊर्जा स्रोत सुरक्षित रहे। और बात सिर्फ मुख्य द्वार तक सीमित नहीं है। और क्या होता है वहां? वास्तुशास्त्र में एक अत्यंत संवेदनशील विकर्ण रेखा यानी डायगोनल लाइन का जिक्र है, जिसे वंश रेखा कहा जाता है। ये रेखा इसी ऊर्जा क्षेत्र से शुरू होकर घर के दूसरे छोर तक जाती है। हाँ, स्रोतों में इस वंश रेखा को घर के वास्तु की रीढ़ की हड्डी बताया गया है। और इस रेखा पर और विशेषकर इसके मिलन बिंदुओं पर, जिन्हें मर्म स्थान कहा जाता है, कोई भी भारी निर्माण करना या खंभा गढ़ना सख्त माना है। हाँ, यहाँ तक कि कील ठोकना भी पूरी तरह से वर्जित है। इसे मर्म वेद कहा गया है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे मानव शरीर में एक्यूपंक्चर काम करता है। वो कैसे? शरीर के कुछ खास नोड्स या बिंदुओं पर सुई चुभोने से पूरे शरीर में एक विद्युत तरंग दौड़ जाती है।
उसी तरह घर के इन मर्म स्थानों पर कील ठोकने से उस ज्यामितीय ढांचे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक संतुलन बिगड़ जाता है। और क्योंकि मनुष्य भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से प्रभावित होता है, उस असंतुलित ढांचे के भीतर रहने वाले लोगों को सीधा शारीरिक कष्ट और गहरा मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। बिल्कुल। और अगर ये विशिष्ट कोना जो उत्तर पूर्व के करीब है और जिसे इस ऊर्जा का सिर माना जाता है, वो किसी भी तरह से दूषित हो जाए तो सोचिए क्या होगा। मान लीजिए वहां शौचालय बना दिया गया हो या भारी कचरा रखा हो, तो इसका असर बहुत गहरा होता होगा। बहुत ज्यादा गहरा। उस घर के निवासियों को लगातार मानसिक थकावट महसूस होगी। उनके मन में हमेशा एक ब्रेन फॉग या भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। ये एक तरह का ज्यामितीय प्रदूषण है जो सीधे तंत्रिकाओं पर हमला करता है। ये ज्यामितीय प्रदूषण वाली बात हमें सीधे मानव शरीर के भीतर ले जाती है। मतलब जो नियम एक भौतिक इमारत की वास्तुकला पर लागू हो रहा है, वही नियम मानव मस्तिष्क की जीव विज्ञान पर भी लागू होता है। और यहीं पर यह चर्चा सबसे ज्यादा हैरान करने वाले मोड़ पर पहुंचती है। एक अत्यंत रोचक आधुनिक जैविक शोध का हवाला देते हुए स्रोतों में बताया गया है कि ये ऊर्जा वास्तव में मानव मस्तिष्क की सतह पर स्थित एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र का सटीक प्रतिनिधित्व करती है। कौन सा क्षेत्र? ये क्षेत्र हमारी सभी ऐच्छिक गतिविधियों यानी वॉलंटरी एक्शंस को नियंत्रित करता है। यानी वो हर काम जो सोच समझकर किया जाता है, जैसे हाथ हिलाना या बोलना। प्राचीन ग्रंथों में इस तंत्र का विकास को एक कहानी के रूप में सहेजा गया है। 8 पुत्रों की कथा, है ना? हाँ। 8 पुत्रों की कथा के अनुसार इस ऊर्जा रूपी माता के पहले 7 पुत्र शरीर के मुख्य अंगों को नियंत्रित करने वाले सक्रिय तंत्रिका केंद्र हैं। यानी सिर, धड़, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान और जीभ। ये 7 पुत्र हमारी शारीरिक और संवेदी गतिविधियों को पूरी तरह से संभालते हैं। लेकिन कहानी का असली रहस्य तो 8वें पुत्र में छिपा है। बिल्कुल, वही मुख्य हिस्सा है। कथाओं में बताया गया है कि इस माता ने अपने 8वें पुत्र को अविकसित मानकर त्याग दिया था। उसे बस जन्म लेने और मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हाँ, जैसे उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया हो। मतलब एवोल्यूशन ने इस 8वें हिस्से के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसे अक्सर ग्रुप प्रोजेक्ट्स में आखिरी मेंबर के साथ किया जाता है। उसे बस उसके हाल पर छोड़ दिया। ये तुलना काफी सटीक है। लेकिन जैविक दृष्टि से देखें तो ये त्यागा हुआ 8वां पुत्र मानव मस्तिष्क के वाक केंद्र यानी स्पीच सेंटर या बोलने की क्षमता का प्रतीक है, जिसे न्यूरोलॉजी में ब्रोकाज एरिया या मोटर स्पीच एरिया कहा जाता है। बिल्कुल वही। जैविक विकास के क्रम में मनुष्य के भीतर जटिल भाषा बोलने की क्षमता सबसे अंत में विकसित होती है। ये एवोल्यूशनरी स्केल पर सबसे नया और सबसे कच्चा हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है, क्या वाकई ये मान लिया जाए कि हजारों साल पहले लोगों को मस्तिष्क के मोटर कॉर्टेक्स या स्पीच सेंटर की इतनी गहरी जानकारी थी? ये सवाल उठना लाजमी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 8 पुत्रों की ये कहानी महज एक संयोग हो जिसे आज हम जबरदस्ती आधुनिक न्यूरोलॉजी के साथ जोड़ रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ जो लक्षण बताए गए हैं वे पूरी तरह से जैविक यथार्थ से मेल खाते हैं। कथा कहती है कि उसे जन्म लेने और जल्दी मरने के लिए छोड़ा गया था। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी यही मानता है कि जब मृत्यु का समय आता है या जब इंसान कॉग्निटिव डिक्लाइन का शिकार होता है तो सबसे पहले उसकी बोलने की क्षमता ही नष्ट होती है। अच्छा, मतलब शरीर के बाकी अंग यानी बाकी 7 पुत्र लंबे समय तक काम करते रहते हैं, लेकिन ये 8वां तंत्रिका केंद्र सबसे कम समय के लिए सक्रिय रहता है। बिल्कुल, ये एक सटीक एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन है जिसे एक पौराणिक रूपक में इनकोड किया गया था। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण है। और इसके साथ ही श्रोतों में चेतना और विवेक के बीच एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक और जैविक पहेली पर भी चर्चा की गई है। हाँ, उस विरोधाभास के बारे में। ग्रंथों में कहा गया है कि इस ऊर्जा यानी चेतना ने विवेक को जन्म दिया और फिर विवेक ने इस ऊर्जा को जन्म दिया। ये एक मुर्गी और अंडे जैसी पहेली लगती है। जीव विज्ञान की भाषा में इसे बायोफीडबैक लूप कहा जाता है। हमारी चेतना और हमारा विवेक या तर्क शक्ति लगातार एक दूसरे को जन्म देते हैं और एक दूसरे को उत्तेजित करते हैं। बिना चेतना के विवेक काम नहीं कर सकता और विवेक के बिना चेतना दिशाहीन हो जाती है। सहीगा। ये मस्तिष्क के भीतर चलने वाली एक निरंतर जैविक प्रक्रिया है। ये ऊर्जा शरीर में एक अमरता के तंत्रिका केंद्र की तरह काम करती है, जहां से जीवन शक्ति का प्रवाह पूरे शरीर में होता है। तो हमने इस ऊर्जा को एक ब्रह्मांडीय वैचारिक रूप में देखा,
घर की वास्तुकला की ज्योमेट्री में समझा और मस्तिष्क के न्यूरल पाथवे में भी खोज लिया। सफर अभी बाकी है। हाँ, लेकिन अब इस मानव शरीर से निकलकर वापस आकाश की ओर देखते हैं, ब्रह्मांडीय समय की ओर, क्योंकि ये ऊर्जा आकाश मंडल के एक विशेष नक्षत्र की अधिष्ठात्री भी है। 7वां नक्षत्र, जिसे पुनर्वासु कहा जाता है। पुनर्वासु नक्षत्र का शाब्दिक अर्थ ही है प्रकाश की वापसी या चीजों का पुनः शुभ होना। खगोल विज्ञान और ज्योतिष के अनुसार ये नक्षत्र वायु तत्व और जल तत्व के बीच एक बहुत ही शानदार सेतु या पुल का कार्य करता है। बिल्कुल, वायु जो विचारों का प्रतीक है और जल जो भावनाओं और जीवन का प्रतीक है। और ये विचार बहुत ही सुकून देने वाला है कि इस ब्रह्मांड में ऊर्जा कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, वो केवल अपना रूप बदलती है और लौटती है। इस नक्षत्र का जो प्रतीक बताया गया है वो भी बहुत दिलचस्प है। तीरों से भरा एक तरकश। आमतौर पर तीर को एक ऐसी चीज माना जाता है जो कमान से निकलने के बाद वापस नहीं आता। हाँ, एक बार छूट गया तो छूट गया। लेकिन यह तरकश उस असीम ऊर्जा को दर्शाता है जो अपने लक्ष्य को सफलता से भेदने के बाद सुरक्षित रूप से अपने मूल स्थान पर वापस लौट आती है। एक तरह की अनंत रिसाइकलिंग होती है ये। ऊर्जा के इसी रिसाइकलिंग को स्रोतों में एक विशेष नाम दिया गया है, वस्तु स्थापन शक्ति, जिसका अर्थ है खोई हुई संपदा या खोए हुए भौतिक और आध्यात्मिक सार को पुनः प्राप्त करने की अद्भुत शक्ति। सप्तऋषि मंडल के विशिष्ट तारों और मंगल ग्रह से जुड़े होने के कारण यह नक्षत्र प्रकृति में एक रिस्टोरेटिव फोर्स पैदा करता है। मतलब यही वो ऊर्जा है जिसके प्रभाव से सूखी हुई वनस्पतियां बारिश की पहली बूंद गिरते ही फिर से जी उठती हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस ब्रह्मांडीय वनस्पति विज्ञान को फिर से इंसान के शरीर के अंदर लागू करें तो स्रोतों के अनुसार ये ऊर्जा शरीर के भीतर सरस्वती नेटवर्क के माध्यम से काम करती है। अब यहाँ ये बड़ा सवाल उठता है कि शरीर के भीतर ये सरस्वती नेटवर्क आखिर है क्या? आधुनिक विज्ञान जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम या पेट का दिमाग यानी गट ब्रेन कहता है, प्राचीन स्रोतों में संभवतः उसे ही सरस्वती नेटवर्क कहा गया है। अच्छा। ये नेटवर्क सीधे हमारे पाचन तंत्र से जुड़ा है और पोषक तत्वों के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म और अवशोषण की प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करता है। मतलब जो ऊर्जा ब्रह्मांड में पौधों को फिर से जीवित कर रही है, वही ऊर्जा हमारे शरीर में भोजन को मेटाबोलाइज करके हमें नया जीवन दे रही है। ये तो एक अविश्वसनीय समानता है। और सिर्फ शरीर ही क्यों, मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इस नक्षत्र का प्रभाव एक बहुत ही दुर्लभ गुण पैदा करता है जिसे सन्नति या पुनर्विचार और विनम्रता कहा गया है। ये गुण इंसानी स्वभाव के लिए एक रीसेट बटन की तरह है ना? एकदम सही। जब जीवन में कोई बहुत बड़ी मुश्किल आती है या कोई गहरा आघात लगता है तो इंसान का अहंकार टूट जाता है। और उस समय यही ऊर्जा हमें तेज भागती जिंदगी में रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें अपनी गलतियों को सुधारने और एक नए प्रकाश को स्वीकार करने की शक्ति देती है। ये रीसेट बटन सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। इस नक्षत्र के बारे में एक बहुत ही व्यावहारिक मान्यता बीमारियों को लेकर भी है। ऐसी कौन सी मान्यता? स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि इस नक्षत्र के प्रभाव में कोई शारीरिक बीमारी शुरू होती है तो वो आमतौर पर ठीक 7 दिनों तक चलती है। इसका मतलब है कि मानव शरीर का सर्काडियन रिदम या जैविक घड़ी सीधे तौर पर आकाशीय पिंडों की गति से जुड़ी हुई है। हाँ, इसके अलावा इस नक्षत्र का संबंध सबसे उत्तम प्रकार के धन की खेती और भौतिक उपकरणों के निर्माण से भी बताया गया है, जो फिर से इसके वस्तु स्थापन या निर्माण के गुण को दर्शाता है। तो अगर हम इन सारे मोतियों को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें तो एक बहुत ही स्पष्ट और विशाल तस्वीर उभर कर सामने आती है। बिल्कुल। इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये अखंड ऊर्जा सिर्फ कोई हजारों साल पुरानी दार्शनिक कल्पना नहीं है। नहीं, ये ब्रह्मांड की असीमता, घर की भौतिक संरचना और ज्यामिति, मस्तिष्क की धड़कती हुई तंत्रिकाओं के विकास और समय के घूमने वाले चक्र के बीच का सबसे मजबूत वैचारिक धागा है। और ये उस असीम चेतना का वो मूल मैट्रिक्स है जहां से हर गतिविधि जन्म लेती है, चाहे वो इंसान का अपना हाथ उठाना हो, कोई जटिल भाषा बोलना हो, घर का निर्माण करना हो या फिर ब्रह्मांड में तारों का घूमना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही वो वैचारिक स्थान हैं जहां हमारे सभी मानसिक तनाव नष्ट हो सकते हैं, बशर्ते हम इस ऊर्जा की आवृत्ति के साथ अपना तालमेल बिठा लें। एक और जहां ये ऊर्जा भौतिक प्रचुरता लाती है और शरीर को पोषण देती है,
वहीं दूसरी ओर ये सीमाओं से मुक्त करके उच्चतम आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाने का विज्ञान भी है। 100 पतवारों वाली वो नाव वास्तव में इंसान को हर तरह के तूफानों से पार ले लाने के लिए ही बनी है। लेकिन इस गहरी और विस्तृत चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार छोड़ना बहुत जरूरी है जो शायद लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। वो कैसा विचार? प्राचीन ज्ञान में मध्यलोक की ऊर्जाओं को एक छितकाबरी गाय यानी स्पॉटेड काऊ का प्रतीक दिया गया है। ये छितकाबरी गाय हमारे मन के भीतर निरंतर दौड़ने वाले अनगिनत विचारों, भ्रमों और न्यूरल इम्पल्सेस का सटीक प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसा शोर जो दिमाग में कभी शांत नहीं होता। बिल्कुल वही, हमारे भीतर तंत्रिकाओं का ये शोर लगातार चलता रहता है। तो सवाल ये उठता है, क्या विचारों की इस भयानक भीड़ और दैनिक भागदौड़ के बीच हम कभी उस सृजनात्मक शब्द, उस परम शांति के असली कंपन को सुन पा रहे हैं? स्रोतों के अनुसार ये वो अखंड कंपन है जिसमें इतना बल है कि वो इंसान के भीतर जमे हुए अज्ञान के बड़े बड़े पहाड़ों को किसी भारी विस्फोट की तरह पल भर में उड़ा सकता है।